कोर्स 8 से संबंधित वीडियो की इस श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। पाठ्य पुस्तक से संबंधित चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पाठ्य पुस्तकों के प्रकार एवं अच्छी पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं एवं पाठ्य पुस्तकों के चयन हेतु मानदंड इत्यादि बातों पर विस्तृत चर्चा प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तकों के प्रकार क्या हैं। तो पाठ्य पुस्तक के जो प्रकार हैं उसको हम संभवतः 3 रूपों में देख सकते हैं। पहला है सामान्य पाठ्य पुस्तकें, दूसरा है पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें एवं संदर्भ पुस्तकें। सामान्य पाठ्य पुस्तक जो है ये पुस्तक किसी विषय विशेष पर सामान्य अध्ययन की दृष्टि से लिखी जाती है। इसमें कोई निर्धारित पाठ्यक्रम को आधार नहीं बनाया जाता है तथा इसके जो प्रकरण होते हैं वह उपयोगिता की दृष्टि से उसको विस्तार प्रदान की जाती है। ये पुस्तकें जो हैं वो विशेष रुचि लेने वाले विद्वानों के माध्यम से लिखी जाती है। जैसे हम साहित्य से संबंधित पुस्तकों की बात करें तो हम राष्ट्रकवि दिनकर की पुस्तकों की बात कर सकते हैं, सुमित्रा नंदन पंत की बात कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये जो पुस्तकें हैं सामान्य पुस्तकें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए सहायक पुस्तकों का कार्य करती है। ये मुख्य पाठ्य पुस्तक की भूमिका में नहीं होती है। इस तरह की पुस्तकों का ज़्यादातर प्रयोग उच्च श्रेणी में होता है या फिर उच्चतर श्रेणी में होता है। यूँ कह सकते हैं कि यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती। यह पुस्तक सामान्य अध्ययन के लिए होती है। यह सहायक पुस्तक होती है, इसलिए मुख्य पुस्तक की भूमिका नहीं निभा सकती। ये तमाम बातें सामान्य पाठ्य पुस्तकों से संबंधित है। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकों के बारे में। पहला था सामान्य पाठ्य पुस्तकें और दूसरा है पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें। इसके अंतर्गत ये जो किताबें लिखी जाती हैं उनमें एक निश्चित पाठ्यक्रम को आधार बनाया जाता है। किसी निश्चित कक्षा स्तर के लिए यह पुस्तक लिखी जाती है। यद्यपि इन पुस्तकों का विस्तार क्षेत्र सीमित होता है किंतु विद्यार्थियों के लिए ये बहुत उपयोगी होता है। जैसे अगर हम हिंदी साहित्य में सामान्य अध्ययन, सहायक अध्ययन या फिर सहायक पुस्तकों की श्रेणी में जो रख सकते हैं वो कई सारी किताबें हैं। जैसे उपन्यास की बात करें तो गोदान है, गबन है, निर्मला है, इत्यादि इत्यादि, मैला आंचल है। तो ये सभी पुस्तकें जो हैं वह उच्चतर माध्यमिक या फिर उच्च शिक्षाओं में उच्च कक्षाओं में सहायक पुस्तकों के रूप में अपनी भूमिका निभाती है। वैसे ही यहाँ जो है निश्चित कक्षा स्तर के लिए ये पुस्तकें बनाई जाती हैं और इन पुस्तकों का विस्तार क्षेत्र तो कम होता ही है। ये सिर्फ पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें जो है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए लिखे जाते हैं, इनकी रचना की जाती है। जो स्टूडेंट्स अपनी कक्षाओं में पढ़कर
परीक्षाओं को पास करते हैं और अगले कक्षा में प्रवेश पाते हैं। इन पाठ्य पुस्तकों के लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम से सीधे जुड़ी होती हैं। इन पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में शिक्षण उद्देश्यों को विशेष महत्व दिया जाता है कि बच्चे इस सिलेबस को पढ़कर अपने वांछित उद्देश्यों को भली भांति ग्रहण कर सकें। विद्यार्थियों में इन्हीं पुस्तकों का सर्वाधिक प्रचलन होता है। इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें सभी कक्षाओं के लिए प्रयुक्त की जाती है। नंबर 2 प्रकार का जो पाठ्यक्रम है वह है पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें। नाम से ही स्पष्ट है कि जब वो पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, पाठ्यक्रम से संदर्भित हैं या फिर इसकी रचना पाठ्यक्रम को आधार मानकर बनाया गया है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये छात्रों के लिए है, चाहे वे छात्र उच्च कक्षाओं के हो या उच्चतर माध्यमिक के हो या फिर निम्न कक्षाओं के हो। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे तीसरे प्रकार की, और वह है पाठ्य पुस्तक का तीसरा प्रकार संदर्भ पुस्तकें। ये विशिष्ट प्रकार की पुस्तकें होती हैं तथा इनमें विस्तृत ज्ञान का समावेश होता है। इनमें तथ्यों, प्रत्ययों, सूत्रों, घटनाओं आदि की व्याख्या गहनता से की जाती है। शिक्षक इनका प्रयोग संदर्भ पुस्तकों के रूप में करता है, इसलिए इन्हें संदर्भ पुस्तकें भी कहा जाता है। उच्च कक्षाओं के शिक्षण में इन पुस्तकों का अध्ययन एवं प्रयोग उपयुक्त होता है। यानी पाठ्य पुस्तकों के प्रकार से संबंधित बातों को समाप्त करते हुए अब हम अगले बिंदु पर आते हैं, और वह है अच्छी पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं। तो आइए हम बात करते हैं कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में किन किन खूबियों का होना आवश्यक है। तो इसी क्रम में नंबर 1 पर हम आते हैं, और वह नंबर 1 बिंदु है विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। अगर किसी पाठ्य पुस्तक का जो प्रस्तुतिकरण है, उसका विषय वस्तु है, अगर बालकों के मानसिक स्तर के अनुकूल अगर नहीं है, तो वह पाठ्य पुस्तक निरर्थक है, वह अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगी, इसलिए अपनी विशेषताओं को प्राप्त करने में वह अधूरी है। दूसरा पॉइंट है विषय वस्तु का संगठन तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से किया गया हो। तीसरा है व्याख्या, स्पष्टीकरण, उदाहरणों आदि की सहायता से विषय का सरलीकरण किया गया हो, ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें और शिक्षक उसे भली भांति समझा सके। क्योंकि जब तक कोई भी किसी भी विषय की पाठ्य पुस्तक अपने सरलतम रूप में किसी भी अध्येता को प्राप्त नहीं होती है, तब तक वह अपने उद्देश्यों को नहीं पूरा करती है। तो इसलिए अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं में व्याख्या, स्पष्टीकरण, उदाहरणों आदि की सहायता से विषय को जो प्रस्तुत किया गया हो, वह अत्यंत ही सरल ढंग से किया गया हो। नंबर 4 पॉइंट है भाषा शैली में सरलता, स्पष्टता, मौलिकता एवं प्रभावशीलता हो। जी हाँ, कोई भी रचना या कोई भी पाठ्य पुस्तक जब तक मौलिक नहीं है,
भाषा में उसकी प्रभावशीलता नहीं है, तब तक वह उसका उपयोग जो है सार्थक नहीं है। भाषा शैली क्लिष्ट रहेगी तो बच्चे स्वाभाविक ढंग से उसे नहीं समझ पाएंगे और ना ही शिक्षक उन बच्चों के स्तर तक जाकर समझा पाएंगे। इसलिए पाठ्य पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषताओं में आती है भाषा शैली में सरलता, स्पष्टता, मौलिकता एवं प्रभावशीलता। नंबर 5 है विद्यार्थियों में स्वयं पढ़ने की रुचि विकसित करने की क्षमता, यानी इंटरेस्टिंग हो, रुचिपूर्ण हो, कि चाहे वह किसी भी विषय की पाठ्य पुस्तक हो, परंतु उसका जो मटेरियल हो, अंदर का कंटेंट हो, जो छात्रों को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट कर सके। नंबर 6 बिंदु पर हम आते हैं और वह है अन्य लेखकों, विद्वानों के संदर्भ स्पष्ट, विश्वसनीय एवं वैध हों। कहने का अर्थ है कि किसी भी पाठ्य पुस्तक में जो अन्य विद्वानों द्वारा, लेखकों द्वारा जो रेफरेंस प्रस्तुत किया गया है, संदर्भ प्रस्तुत किया गया है, वह वैध हो, विश्वसनीय हो, ठोस हो, ताकि वहाँ तक पहुँचकर छात्र जो है संतुष्टि प्रदान कर सके। नंबर 7 है मुख पृष्ठ सचित्र, आकर्षक एवं स्वदेशी हो। किसी भी पाठ्य पुस्तक का जो मुख्य पृष्ठ होता है वह आकर्षण का केंद्र होता है और इसलिए मुख्य पृष्ठ जो है वो सचित्र हो, आकर्षक हो एवं उस पुस्तक का जो हेडिंग हो, जो शीर्षक हो, वह स्वदेशी हो। तो पाठ्य पुस्तक जो है अपनी विशेषताओं को अपने में समाहित कर पाएगी। नंबर 8 है मुद्रण स्वच्छ, शुद्ध एवं स्पष्ट हो। किताबों का जब मुद्रण होता है, पाठ्य पुस्तकों का जब मुद्रण होता है, तो पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषताओं में इनका स्पष्ट मुद्रीकरण, शुद्धता एवं स्वच्छता की विशेष ध्यान रखी जाती है, क्योंकि अगर उसका मुद्रण सही ढंग से नहीं किया गया तो बच्चे उसे स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं पाएंगे और जिन ज्ञानों को वह सहजता से ग्रहण कर सकते थे वे करने में असक्षम हो जाएंगे। विशेषताओं के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए बिंदु नंबर 9 पर जाते हैं और वहाँ पुस्तकों के आकार के बारे में बात की गई है और कहा गया है कि आकार जो हो सुविधाजनक हो। अगर हम क्लास 3 या 4 के बच्चों के लिए किताब जो है, पाठ्य पुस्तक जो है, अगर हम बहुत अधिक मोटी और छोटी भारी भरकम बना देते हैं तो उनके लिए ये सही नहीं होगा। इसलिए पुस्तकों का जो आकार हो वह अपने प्रत्येक स्तर के अनुसार सुविधापूर्ण हो, ताकि जो अध्ययन करता है, जो छात्र है, वह उसे बखूबी कैरी कर सके। पॉइंट 10 में आते हैं अध्यायों के आकार बालकों के स्तर एवं क्षमताओं के अनुरूप हो। अगर हम उच्च कक्षाओं में या उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में किसी भी विषय या प्रकरण से संबंधित जो कंटेंट डालते हैं उसमें अगर हम छोटा रखते हैं तो बच्चों के मानसिक स्तर से बिल्कुल नीचे हो जाएंगी और उनके स्तर को वह भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं
कि चैप्टर्स का जो आकार है वो बच्चों के स्तर के अनुकूल हो, जो जिस चैप्टर को पढ़कर बच्चे जो हैं स्तरानुकूल अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। अब हम आते हैं बिंदु नंबर 11 पर, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षण उद्देश्यों एवं मूल्यों के अनुरूप हो। नंबर 12 में कहा गया है कि विषय वस्तु से संबंधित आधुनिकतम घटनाओं, तथ्यों एवं समस्याओं पर बल दिया जाना चाहिए। मान लीजिए समाजशास्त्र की पुस्तक है और उसमें जो हमारे वर्तमान समाज में आधुनिक घटनाएं घट रही हैं, आसपास चारों ओर जो घटनाएं दिखाई पड़ रही हैं तथा जो समस्याएं हैं उन सब का समावेशन होना चाहिए, ताकि वह अपने विषय वस्तु को अंतर संबंधित कर सके वर्तमान की घटनाओं और समस्याओं के साथ। नंबर 13 है, विषय वस्तु के अनुकूल चित्रों, मानचित्रों, रेखा चित्रों आदि का प्रस्तुतिकरण अच्छी पाठ्य पुस्तकों में की जानी चाहिए। यानी मान लीजिए हम निम्न स्तर की कक्षाओं की बात करते हैं और उसमें है चालाक लोमड़ी, किसी चैप्टर का नाम है, तो लोमड़ी का ड्राइंग बना दिए और फिर वही अंगूर के पौधों का ड्राइंग स्पष्ट रूप से किताब में दिख रहा है, तो बच्चे जो हैं उत्सुकता के साथ उसकी पढ़ाई करते हैं। अरे वाह, लोमड़ी और अंगूर का फोटो दिख रहा है, कहानी क्या है, जरा इसे हम पढ़ें। यानी इन चित्रों के माध्यम से बच्चे जो हैं स्वाध्याय के लिए प्रेरित हो जाते हैं। 7-8 की किताबें हैं, 4-5 की भी किताबें हैं अगर ज्योग्राफी की, तो उसमें हम मानचित्र देखते हैं कि इस एरिया की भूमि कैसी है, इस पहाड़ी क्षेत्र भारत में किधर हैं, वन्य क्षेत्र किधर हैं, बर्फ आच्छादित क्षेत्र किधर हैं, इत्यादि इत्यादि बातें। उसी तरह से अगर हम इतिहास में मानचित्र को देखते हैं तो हम देखते हैं कि विदेशी आक्रांताओं ने शासन का केंद्र भारत के किस एरिया को बनाया, तो हम देखते हैं कि दिल्ली को बनाया। तो दिल्ली भारत में किधर स्थित है। जब बच्चे इन मानचित्रों के माध्यम से अपना अध्ययन करते हैं तो बच्चों का जो अधिगम है वह प्रभावी होता है। इसलिए विषय वस्तु के अनुकूल चित्र, मानचित्र और रेखा चित्र आदि का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। ये अच्छी पुस्तकों की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आती है। आगे है विषय सूची, शब्दावली, संदर्भ ग्रंथ सूची, निर्देशन नियमावली आदि का समावेश, चिंतन एवं नवीन विचारों का प्रस्तुतिकरण। विषय सूची अगर किसी भी पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में न दी हो तो अध्ययनकर्ता को अपने ऐच्छिक प्रकरणों को ढूंढने में असहायता महसूस होती है, असुविधा महसूस होती है। तो विषय सूची जो है छात्र छात्राओं के लिए रास्ते का काम करती है अपने ऐच्छिक विषय बिंदु को प्राप्त करने के लिए। शब्दावली के माध्यम से उस पुस्तक में प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझकर वह अपने ज्ञान को और भी अधिक विस्तारित करते हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची के माध्यम से उनमें वो सत्यता प्रकट करते हैं, उस सच्चाई को आत्मसात करते हैं। निर्देशन नियमावली आदि का समावेश होना चाहिए। यानी पुस्तकें जो है वो छात्र छात्राओं को निर्देशित करने वाली होनी चाहिए। अगला है चिंतन एवं नवीन विचारों का प्रस्तुतिकरण। पाठ्य पुस्तकों की रचना इस प्रकार होनी चाहिए जिसके माध्यम से बच्चे जो हैं चिंतनशील बने, नवीन विचारों को प्रकट करने वाले बने। यानी
कुल मिलाकर पुस्तक जो है बच्चे को विचारवान बनाए, नए विचारों के सृजन हेतु उत्प्रेरित करे। नंबर 16 बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत जो है वह एक धर्म निरपेक्ष देश है और पाठ्य पुस्तक में उन विषय वस्तुओं का समावेश बिल्कुल भी ना होना चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को आघात पहुँचे और किसी के मन को दुखी करे। इसलिए पाठ्य पुस्तक जो है समरूप तरीके से बनाई जानी चाहिए। और 17वें नंबर बिंदु के अंतर्गत अध्याय के अंत में विद्यार्थियों द्वारा स्वतः मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्नों का समावेश होना चाहिए। इन अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से छात्र जो हैं वह अपना मूल्यांकन भली भांति कर सकते हैं, या तो छात्र स्वयं भी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के बाद, या फिर उनका मूल्यांकन शिक्षकों के माध्यम से हो जाएगा इस अभ्यास प्रश्नों के द्वारा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी पाठ्य पुस्तक के अंत में अभ्यास प्रश्नों की एक सूची होनी चाहिए। अभ्यास प्रश्नों की एक या दो सीरीज होनी चाहिए जिसके माध्यम से बच्चा जो है अध्ययन के उपरांत स्वयं मूल्यांकन कर सके कि इस पाठ्य पुस्तक को हमने कितना ग्रहण किया, कितना इसे आत्मसात किया, इसको कितना हमने पढ़ा, कितना सीखा, इत्यादि इत्यादि। पाठ्य पुस्तकों के प्रकार, अच्छी पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं इत्यादि पर हम विस्तृत बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि पाठ्य पुस्तकों के चयन हेतु ये जो हमारे सामने मानदंड होते हैं ये क्या है। तो किसी भी पुस्तक का चयन करते समय अनेक बातों का ध्यान रखना होता है। सामान्यतया पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, उनकी बाह्य आकृति एवं मूल्य प्रथम दृष्टि में लोगों का जो ध्यान है आकृष्ट करते हैं। ये सभी पुस्तक के चयन का आधार तो अवश्य है, परंतु किसी पाठ्य पुस्तक के चयन के लिए ये बहुत अधिक प्रमाणिक मानदंड साबित नहीं होते हैं। इनके अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के चयन में अन्य कई महत्वपूर्ण पक्षों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अतः पाठ्य पुस्तकों के चयन में निम्नांकित मानदंडों का अनुसरण किया जाना चाहिए। सबसे पहले कि पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, इसकी क्या उपयुक्तता है, इसकी क्या ग्राह्यता है। उसके बाद लेखक की क्या योग्यता है, अनुभव है एवं प्रसिद्धि है, उनके विचारों में कितनी स्पष्टवादिता है, निष्पक्षता है एवं कितनी मौलिकता है। उसी विषय का लेखक जो है विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। लेखक को मनोविज्ञान का ज्ञान कितना है जिससे यह पता चल सके कि लेख में मनोवैज्ञानिकता का कितना समावेश है, शिक्षण विधियों का कितना ज्ञान है एवं प्रगतिशील विचारधारा का लेखक है कि नहीं, इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विषय सूची, तीसरा और महत्वपूर्ण बात, पाठ्यक्रम के अनुसार उसका महत्व एवं क्षेत्र एवं उसकी ग्राह्यता को स्पष्ट रूप से देखी जानी चाहिए कि पाठ्य पुस्तक का अगर हम चयन करते हैं तो इसमें ये जो मानदंड है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अनुसार उसका महत्व यानी विषय सूची जो है उसमें उस स्तर का, जिस कक्षा
स्तर के लिए उस पुस्तक का निर्माण हुआ है, उन बालकों के स्तर हेतु उनमें उपयुक्त विषय बिंदुओं का समावेश किया गया है कि नहीं, इत्यादि बातों को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। नंबर 4, अंतर वस्तु का चयन एवं संगठन। इसके अंतर्गत भी हम कई बातों पर ध्यान रखेंगे, जैसे पाठ्यक्रम के उद्देश्य के अनुरूप अंतर वस्तु का चयन। पाठ्यक्रम, मान लीजिए बच्चों का पाठ्यक्रम है कि बच्चे समाज विषय का पुस्तक पढ़कर उन्हें सामाजिक ज्ञानों का अनुभव प्रदान हो, और ये सभी बातें किसी समाज की पुस्तक में हो ही ना, समाजशास्त्र की पुस्तक में हो ही ना, तो फिर वो पुस्तक जो है उसका जो चयन है वो सही ढंग से ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। छात्रों की रुचि, योग्यता, मानसिक स्तर, संवेगात्मक स्तर एवं प्रवृत्तियों से अंतर वस्तु की अनुकूलता। पाठ्य पुस्तक रुचिकर है कि नहीं, उसमें बच्चों उसको पढ़ने से बच्चे में क्या योग्यता विकसित होगी, बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल है कि नहीं, उसमें संवेगात्मक स्तर के हिसाब से महत्वपूर्ण बातों को निर्दिष्ट किया गया है कि नहीं, एवं प्रवृत्तियों के अंतर वस्तु की अनुकूलता है कि नहीं, इत्यादि बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अंतर वस्तु की सामाजिक उपयुक्तता सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा नागरिकों में नव जागरण कर सकने की क्षमता है कि नहीं, इस बात का भी ध्यान स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए। अंतर वस्तु के संगठन की मनोवैज्ञानिकता अध्यायों का क्रम बालकों के मानसिक विकास क्रम के अनुसार है कि नहीं, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अंतर वस्तु के संगठन की शिक्षण विधियों के अनुकूल पुस्तक है कि नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अंतर वस्तु के चयन में प्रजातांत्रिक आदर्शों एवं मूल्यों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी पुस्तकों के चयन हेतु ये उपयुक्त बातें मानदंड के अंतर्गत आती हैं। नंबर 5 है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत इसमें कौन से गुण होने चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। छात्रों में स्वतः अध्ययन करने की आदत विकसित कर सकने की क्षमता होनी चाहिए। हम पुस्तक के चयन की बात कर रहे हैं, अच्छी पुस्तकों के चयन के मानदंडों की बात कर रहे हैं, तो हम यह भी देखेंगे चयन करते समय कि इस पुस्तक का अन्य विषयों से अच्छा सा संबंध है कि नहीं, शिक्षण विधियों के अनुकूल है कि नहीं, शिक्षण सूत्रों के अनुरूप है कि नहीं, सीखने के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुसरण करता है कि नहीं, निर्देशित अध्ययन के अवसर प्रदान करने की संभावना प्रदान करता है कि नहीं, छात्रों में मानसिक एवं संवेगात्मक स्तर के अनुकूल तथ्यों का समावेशन है कि नहीं। यानी पाठ्य पुस्तक के चयन में हम जिन मानदंडों की बात करते हैं उनमें आता है व्यक्तिगत विभिन्नता की आवश्यकताओं की पूर्ति की संभावना है कि नहीं इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, बालकों के मानसिक विकास में यह पाठ्य पुस्तक सहायक है कि नहीं, इसकी जो भाषा शैली है वह उपयुक्त एवं सरल है कि नहीं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम छठे मानदंड के रूप में देखते हैं कि उदाहरण एवं चित्र आदि कैसे हैं। तो शाब्दिक एवं प्रदर्शनात्मक उदाहरण होने चाहिए, तालिकाओं, ग्राफ, रेखा चित्र, मानचित्र आदि की स्पष्टता होनी चाहिए, आकर्षकता एवं शुद्धता होनी चाहिए, आंकड़ों, उद्धरणों एवं संदर्भों की पर्याप्त संख्या, उनकी विश्वसनीयता एवं वैधता इत्यादि
होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के चयन हेतु जो मानदंड है वह उसमें 8वें नंबर में हम बात करेंगे कि शैक्षिक सहायक साधन के रूप में यह अपनी क्राइटेरियाज को पूरा करता है कि नहीं। यानी ये क्राइटेरियाज क्या हैं? अभ्यासार्थ प्रश्न है, उपयुक्त निर्देशन है, प्रस्तावना परिशिष्ट आदि की यथार्थता एवं उपयुक्तता, सहायक पुस्तकों की सूची आदि का समुचित समावेशन है कि नहीं, इत्यादि बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 8 है पाठ्य पुस्तकों की बाह्याकृति। पाठ्य पुस्तकों के चयन के समय पुस्तक के आकार, पृष्ठ संख्या, कागज, मुद्रण, जिल्दसाजी, आवरण पृष्ठ की आकर्षकता आदि तथ्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रकाशन क्या है भाई? पुस्तक के प्रकाशक की विश्वसनीयता एवं प्रसिद्धि, प्रकाशन की तिथि, और सबसे जो महत्वपूर्ण मानदंड है और वह है पुस्तक का मूल्य। पुस्तक का मूल्य जन सामान्य को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए तथा यथासंभव न्यूनतम होना चाहिए ताकि वह गरीब से गरीब छात्रों के बीच आसानी से उपलब्ध हो सके और उस पुस्तक में उपलब्ध ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। पाठ्य पुस्तक से संबंधित जानकारियों में, चर्चाओं में आज बस इतना ही। फिर पाठ्यक्रम से संबंधित आगे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आगे के वीडियो में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।